हम भाई जवानों, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आवाज आ रही है सभी को। पहले तो होमवर्क पूरा करेंगे। जो होमवर्क तुम्हें कल दिया था पहले तो उसे पूरा करेंगे, ठीक है? कितने क्वेश्चंस कल मैंने करा दिए थे? 8 करा दिए थे। 9 और 10 कराना है पहले तो, सबसे पहले। अच्छा, पर होमवर्क तो तुम्हारा हुआ ही नहीं होगा क्योंकि कल का पीडीएफ ही नहीं मिला होगा। हाँ, मैं तो समझ गया था क्योंकि मैं तो कल चला गया था यहाँ उसके बाद। और पीडीएफ कल इसलिए नहीं डाली इन लोगों ने क्योंकि इसमें कुछ कंटेंट अभी बचा हुआ था, इस वजह से। तो इसलिए शायद नहीं हुआ होगा, है ना? हाँ, देखा, मुझे पता था। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विनोद। ठीक, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9। कोई नहीं, मैं ही करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अगर आपने नहीं किया कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर दो, मेरे साथ साथ करो फटाफट। ऑल्दो द पेशेंट वॉज रूड विद द नर्सेज। पेशेंट जो था वो नर्स के साथ क्या था? रूड था। ठीक, पेशेंट जो था, ब्राइटनेस कम करना भाई। चलो, अब कम हो गया। ऑल्दो द पेशेंट, अब आ जाओ भाई। ऑल्दो हो गया हमारा कंजक्शन, पेशेंट हो गया हमारा नाउन, वॉज हो गई हमारी वर्ब यानी कि मेन वर्ब, क्योंकि इसके बाद कोई और मेन वर्ब नहीं है। रूड हमारी पेशेंट की विशेषता बता रहा है, तो रूड हो गया हमारा एडजेक्टिव। विद हो गया प्रपोजिशन, ये हो गया आर्टिकल। आर्टिकल के बाद नर्स हो गया नाउन, ही हो गया प्रोनाउन, और बिहेव हो गया वर्ब। और बिहेव कैसे किया? वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो नाइस की जगह क्या होना है? नाइसली हो जाएगा। नाइस की जगह नाइसली हो जाएगा क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब। इसीलिए इसमें ये गलती थी कि यहां पर हम नाइस की जगह नाइसली करेंगे। और विद हो गया हमारा प्रपोजिशन, और फिर से डॉक्टर हो गया नाउन, है ना? पूरा ही खोल दिया मैंने। सर आपकी शादी कब है? मेरी शादी के लिए तैयार रहना, 2025 में होगी। ठीक, तब तक तुम सिलेक्शन ले लो, फिर तुम हम पैसे वैसे कमा लोगे अच्छे से, है ना? शादी में भी तो खर्च करना पड़ेगा तुम्हें, है भाई? आ जाओ। 10 में ही है प्रोनाउन, वॉकड है वर्ब, और वॉक कैसे किया? एडवर्ब हमें चाहिए। ही वॉक क्विकली, तो क्विक की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? क्विकली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब से होगी, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब से, तो ही वॉकड क्विकली। सो दैट कंजक्शन, इसलिए किया। किस लिए किया? सो दैट कंजक्शन, इसलिए। ही प्रोनाउन, वुड हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपको बता रखा है एडवर्ब, बी मेन वर्ब, क्योंकि कल बताया था जहां पर हीर होगी वहां पे रांझा जरूर होगा, मेन वर्ब जरूर होगी। ही वुड नॉट बी, ठीक है, वो नहीं होगा क्या? लेट। तो लेट क्या है यहां पर? एडवर्ब, देरी से आना, लेट एडवर्ब होती है। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन भी मैंने पूरा ही खोल दिया आज, दोनों क्वेश्चन। ठीक भाई, आर्टिकल एक तरीके का एडजेक्टिव ही होता है। आर्टिकल एक तरीके से किसी नाउन के लिए ही आता है, इसीलिए आर्टिकल एक तरीके का एडजेक्टिव ही होता है, बस उसे डिटर्मिनर की कैटेगरी में रखते हैं उसे। सर किसके साथ होगी शादी है? अब ये तो घर वाले देखेंगे ना किसके साथ होगी। भाई ये क्वेश्चन भी मेरे से ही करोगे, किसके साथ होगी? मैंने तो कोई देखी नहीं अभी तक, है? तो घर वाले जब देख लेंगे तब हो जाएगी, क्यों खामखा की टेंशन ले रहे हो? ये काम घर वालों का है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा मेरा नहीं है। तुम्हारा काम है नाचना, मेरा काम है शादी करना। तुम्हारा काम है रसगुल्ले खाना, इस पे ध्यान फोकस करो। अच्छा, ये मैंने बता दिया। एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है किसी एडजेक्टिव को भी। टू मतलब ऑल्सो, किसको भी करता है? एडजेक्टिव को भी।
तो हमने बताया था कि एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता भी बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है, और एडवर्ब किसी एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। हाँ, लव मैरिज, अरे पहले प्यार से तो, वो क्या कहते हैं, क्लास से तो छुटकारा दो तुम लोग, प्यार तो तब होगा। प्यार कह रहे हो यहाँ प्यार करने के लिए टाइम तो चाहिए होगा, क्यों बे? तुम यहाँ क्लास लेके पगला गए हो, मेरे को सांस नहीं लिया जा रहा, तुम्हें लव मैरिज की पढ़ रखी है। आ जाओ। शी इज टू टॉकेटिव। अच्छा, शी क्या है? प्रोनाउन। शी कैसी है? बातूनी है। तो टॉकेटिव क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। कितनी बातूनी? एडजेक्टिव की विशेषता टू, तो टू क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ठीक। थैंक यू, आई एम कंप्लीटली फाइन। इस सेंटेंस में आई क्या है मेरा बच्चे? प्रोनाउन। एम क्या है? मेन वर्ब। और आई क्या ऐसा है? फाइन है। तो आई की विशेषता प्रोनाउन की, फाइन एडजेक्टिव। कितना फाइन? कंप्लीटली फाइन। तो एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब, तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। बेटे अनंत कुमार, स्पैम बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। रिकॉर्डेड वीडियो तो डालते ही नहीं है। ठीक भाई। सोहिल कुरैशी कह रहा है सर थैंक यू का पार्ट ऑफ स्पीच। थैंक यू बेटा, यहाँ पर इसको जोर डालने दिया है। थैंक यू जो है सडन इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू इंटरजेक्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ही इज सो टॉल। ही हो गया प्रोनाउन। ही कैसा है? टॉल है। टॉल हो गया एडजेक्टिव। कितना टॉल? सो टॉल, तो सो हो गया एडवर्ब। सो हो गया एडवर्ब। इज यहां पर क्या है? मेन वर्ब, क्योंकि अकेला है और अकेला केवल कौन आ सकता है? रांझा, क्योंकि बेवफा कौन था कल? रांझा। मेन वर्ब। दैट क्या है? कंजक्शन है। ही प्रोनाउन है। कैन हेल्पिंग वर्ब है। प्लक तोड़ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और आर्टिकल के बाद मैंगो तो सबको पता है नाउन है। ठीक। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। शट द विंडो। शट क्या है आपकी? वर्ब। विंडो क्या है आपका? नाउन। इट क्या है? प्रोनाउन। शट द विंडो, इट इज इम्पर्सनल प्रोनाउन है। इट इज रादर कोल्ड। ठीक है, जो मौसम है वो कैसा है? ठंडा है। तो कोल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। जैसे कोल्ड कॉफी है ना, कोल्ड वाटर, तो एक कोल्ड विशेषता बताता है नाउन की, तो कोल्ड एडजेक्टिव। इतना कोल्ड? रादर कोल्ड, तो हो जाएगा एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। इज क्या है? मेन वर्ब। अकेला क्या आता है बेटा? मेन वर्ब। ठीक भाई। हाँ, इसमें सो एडवर्ब है, लेकिन पूरा पेयर जो है सो का दैट से मिलके तब कंजक्शन बनेगा।
लेकिन सिर्फ अकेला ढूंढोगे सो को तो अकेला सो जो है वो एडवर्ब का काम करेगा, लेकिन जब सो पूरा दैट के साथ मिलेगा तब ये कंजक्शन का रूप लेगा। ठीक। ही वॉज टू अफ्रेड, ही क्या है, प्रोनाउन है। ही डरा हुआ है तो ही की विशेषता अफ्रेड, तो ये एडजेक्टिव है। कितना डरा हुआ है, बहुत ज्यादा, तो टू क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि अफ्रेड की विशेषता बता रहा है। और वॉज क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है भाई, वॉज क्या है, मेन वर्ब है। राहुल एयरमैन, कल क्लास ऑफ रहेगा क्या, कल टेस्ट होगा। सर मेरा नेवी का पेपर 15 अक्टूबर को है। अभी क्या चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सितंबर के महीने में 30 दिन में तो हम बहुत खींच लेंगे आराम से। कितने अक्टूबर को है, क्योंकि अगर अक्टूबर स्टार्टिंग में है तो एक महीने में तो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम खींचेंगे, क्योंकि बेसिक में ही मैं टाइम लूंगा। फिर तो इसके बाद जब बेसिक तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा फिर तो चैप्टर वाइज तो हम इजीली उड़ा देंगे यार, चैप्टर वाइज में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर में टाइम लगता है तब बच्चों को जब उनके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होते और उन्हें रटना पड़ता है, तब वो दिक्कत आती है। लेकिन अगर इंटरजेक्शन तो मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन अगर बेसिक्स स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होता है जी। डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया या सकर्मक। हिंदी में तो मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, बाकी क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इस पूरी थ्योरी को बाद में पढ़ना, आप इतना जान लो, जिन वर्ब के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। जिन वर्ब के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है जी। लेकिन जिन वर्ब के अपने ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, जिन वर्ब के अपने ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं उन वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, उन वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। लो, इस पूरी सी थ्योरी को हमने इतने में समेट दिया। एक बार चेक कर लो फटाफट। जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते उन्हें कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। सर आपकी प्रैक्टिस बुक कैसे मंगाएं? देख बच्चे, मेरी प्रैक्टिस बुक जो है वो कैब की अभी मंगाने की जरूरत नहीं है। 15 सितंबर से पहले बुक के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं अपनी बुक पे बहुत साइलेंटली काम कर रहा हूं, बहुत ही प्यार से। जितने भी अच्छे अच्छे वो कैब किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लायक हो सकते हैं, एक बेहतरीन लेवल की किताब बना रहा हूं। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो, अभी उसके बारे में मत सोचो। ठीक है, क्योंकि अच्छा कंटेंट ही मेरा हमेशा परम उद्देश्य रहा है, तो उसके बारे में मत सोचिए। ठीक है, फिर जब आ जाएगी तब आगे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, ये हो गया भाई। जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं इंट्रांजिटिव, और होते हैं तो ट्रांजिटिव। तो मुझसे कोई पूछेगा ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव। ठीक, अब आ जाओ डेफिनेशन में। द वर्ब्स विच टेक ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रांजिटिव। फिर वही बात है, द वर्ब्स विच डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव। जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, जो अपने ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, तो उन्हें हम लोग कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, ग्रामर के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। ग्रामर के लिए भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको क्या करना है, आप कोई भी बुक लोगे, उस बुक में आपको प्रैक्टिस के लिए एक चैप्टर के लिए कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, 50, ज्यादा ज्यादा 100 मिल जाएंगे। और मैं तुम्हें आराम से हर चैप्टर के 200 से 300 क्वेश्चन दूंगा, तो जरूरत ही नहीं है। हर टाइप के क्वेश्चन दूंगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बना के दूंगा। ठीक है, तो क्यों खामखा, पैसा ज्यादा आ रहा है तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, है भाई। अगर तुम्हें ज्यादा ही पैसा आ रहा है, क्यों वो खामखा की वेस्ट कर रहे हो? जब जरूरत होगी मैं हर चीज बताऊंगा तुम्हें। नेक्स्ट। हाँ, मैं ही जूस पी लूंगा, मैं कमजोर हो गया हूं आजकल। अब देखो सर, एक बात बताओ, आपने हमें पढ़ाया कि वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है।
अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव नहीं है। सर हमें ये तो बता दो कि ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा, नहीं तो हम तो वर्ब के पीछे कुछ भी होगा उसे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ब के पीछे आने वाला जो शब्द है वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है? ये क्वेश्चन पते का है बिल्कुल। तो इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट निकालना सीखना पड़ेगा। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो, ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर तुम्हें कोई व्हाट का आंसर दे, किसका आंसर दे, व्हाट, तो वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर तुम्हें होम का आंसर दे तो वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आई लव मैंगोज, मैं पूछना चाहता हूं मैंगोज किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का या होम का? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट? और फिर क्वेश्चन है आई लव आलिया भट्ट, आलिया भट्ट किसका आंसर है? बताओ, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? अब बताओ मुझे जल्दी फटाफट। आगे समझ में? चलो गुड। देख मेरे भाई, मैंगोज क्या है, व्हाट, आई लव व्हाट मैंगोज, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई लव होम लालिया भट्ट, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हो गए अलग अलग सेंटेंस में। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसा सेंटेंस देता हूं जो एक में ही मिल जाए। तो आई गेव आलिया भट्ट अ बुक, मैंने आलिया भट्ट को एक किताब दी पढ़ने के लिए। इस गेव तो हो गई वर्ब, आई गेव व्हाट बुक, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गेव होम, ये किताब किसको दी, आलिया भट्ट को, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। ठीक है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी दोनों हो सकते हैं। हाँ, ठीक है भाई, आगे समझ में? तो आई गेव आलिया भट्ट इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट। तो जो व्हाट का आंसर देगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो होम का आंसर देगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, दोनों मिल गए। अब देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मैंने डेफिनेशन यहां पे आपको लिखी दी है। ठीक है, ये आप इसमें से पढ़ लेना, एग्जाम्पल भी देके समझा दिया। अब आ जाओ यहां। अब जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, कैपिटल आर होगा, राम, राम बॉट व्हाट, व्हाट नेकलेस, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम बॉट नेकलेस होम, किसके लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वाइफ के लिए, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, माई ग्रैंडमा टेल्स, टेल्स हो गई वर्ब और वर्ब टेल होम मुझे, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम का आंसर। व्हाट स्टोरीज, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, आई लाइक व्हाट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हेल्प होम अस, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आज के बाद आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। तीन बातें ये सिर्फ आपको जानने के लिए मैंने यहां पे दी हैं कि अगर कोई चीज हाउ का आंसर दे तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, और व्हेन का आंसर दे एडवर्ब ऑफ टाइम, और वेयर का आंसर दे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर एडवर्ब का आंसर देगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, हाउ का आंसर देगा एडवर्ब ऑफ टाइम, सॉरी
एडवर्ब ऑफ मैनर, व्हेन का आंसर देगा एडवर्ब ऑफ टाइम, और वेयर का आंसर देगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है भाई, हाउ, व्हेन और वेयर, हाउ, व्हेन और वेयर। ठीक है, नेक्स्ट। अब मुझे तुम बताओ, मेरे पहले वाक्य में जो फ्लाई है वो डायरेक्ट सॉरी वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है? बताओ जल्दी से। मेरे पहले सेंटेंस में जो फ्लाई है वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है? पहले सेंटेंस में जो फ्लाई है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? बताओ क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट जल्दी से। तेरी पहली नजर में मुझको, टीवी, हाँ टीवी हो गया इसको। ये ट्रांजिटिव वर्ब है भाई, क्योंकि इसके पीछे ऑब्जेक्ट है व्हाट का आंसर। दूसरे क्वेश्चन में फ्लाई बताओ क्या है, बर्ड्स फ्लाई वेयर, वेयर का आंसर दे रहा इन द स्काई। कहां उड़ती हैं भैया चिड़ियाएं? चिड़ियाएं उड़ती हैं आसमान में, तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, फ्लाई का ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां फ्लाई किसका काम करेगा, आई डॉट टी डॉट वी, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। है ना? हाँ जी, हाँ जी, वी वांट ओल्ड संजीव ठाकुर सर। ओल्ड वाले में क्या था भाई, जरा ये भी बता दे मुझे। है भाई, कौन से घुंघरू लगाने हैं मेरे को? द बॉयज आर स्विमिंग, देखो वर्ब तो ये रही स्विमिंग, मिल गई स्विमिंग। द बॉयज आर स्विमिंग, लड़के जो हैं वो तैर रहे हैं। वेयर, तो ये हो गया वेयर का आंसर एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो स्विमिंग क्या हो गया, इन ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। ठीक है, एक कह रहा है कि सर स्काई ऑब्जेक्ट होगा। बेटे स्काई फ्लाई का ऑब्जेक्ट नहीं है, फ्लाई का ऑब्जेक्ट है क्या? फ्लाई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो स्काई को उड़ा दिया जाएगा। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हमें ऑब्जेक्ट किसका चाहिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब का। है ना? आ जाओ, इसमें किल्ड, किल्ड होम हस्बैंड, या किल्ड का ऑब्जेक्ट, तो ये मिल गया हमें ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मिलते ही ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। शी डाइड व्हेन, एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन का आंसर दे रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये हमारी क्या हो गई, इन ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है भाई, अगर किसी बच्चे को इनमें से समझ में ना आया हो, इन क्वेश्चंस में से, बॉय क्या है, कहां है बॉय? बॉय तो नाउन है, बॉय का क्या करोगे? अबे गधे, ऐसी ऐसी बात भी पूछोगे क्या? बॉय का नहीं पता? अगर इसमें से समझ में नहीं आया हो तो नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके माध्यम से हम समझ लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं ज्यादा सेंटेंस लेके आता हूं, क्योंकि मुझे पता है कई बार तुम लोग नहीं समझ पाते एक दो सेंटेंस में। शी लाफ्ड, वो हंसी, है भाई, हंसी वर्ब, और कैसे हंसी, हाउ, जोर से हंसी, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मुझे बताओ फटाफट, 6 वाले में जो हंसी है लाफ, ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव? क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये तो एडवर्ब बन गया, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कैसी वर्ब बनेगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, शी लाफ्ड, तो यहां लाफ्ड क्या हो गया, वर्ब। ठीक है जी, शी लाफ्ड एट मी, तो किसके ऊपर, होम, मेरे, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, द विंडो ओपन्ड, विंडो तो सब्जेक्ट हो गया, ओपन्ड वर्ब हो गई, इसके पीछे ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट, ओपन्ड क्या है यहां पर, वर्ब, शी क्या है, सब्जेक्ट, ओपन्ड व्हाट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां ओपन्ड किसका काम कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब का। किसका, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर, विंडो। तो बस इस वर्ब का ऑब्जेक्ट विंडो है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहां लव का ऑब्जेक्ट कौन है, आलिया, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। द टीचर इज टीचिंग, वर्ब, व्हाट, इंग्लिश, व्हाट का आंसर मिल गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। एक बार सेंटेंस तो हो गए, एक बार फिर से बता देता हूं। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस वर्ब को दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बस सारा खेल खत्म। कल के टेस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट आज दीजिएगा। आज, आज क्यों, टेस्ट तो कल होगा। सर बैच में तेजी नहीं है इसमें। गगन क्या कह रहा है, इन द स्काई एडवर्ब कैसे हुआ, इन द स्काई एडवर्ब इसलिए हुआ क्योंकि तू मुझे बता ये किसका आंसर दे रहा था, बर्ड्स स्काई वेयर, और वेयर का आंसर क्या रहा है, इन द स्काई, आसमान में। तो आसमान में उड़ रही हैं तो ये वेयर का आंसर तो हुआ, और वेयर का आंसर हुआ तभी तो वो पूरा एडवर्ब कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देख बेटे तेजी की तो बात ये है, अगर तू ये चाहता है कि तेजी लाऊं तो तू दूसरे दिन ही ये बोलेगा सर स्लो चलो। तो इसीलिए हाँ पीडीएफ डलवा देंगे। हाँ भाई, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ पहला चैप्टर कौन सा पढ़ाओगे, वो तो पढ़ा दूंगा मैं। पहले बताओ स्पीड सही है या भगाना है। अगर भगाना है तो देखो भगाना आसान होता है किसी भी टीचर के लिए, डेप्थ में पढ़ाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और भगाना अगर तुम्हें भगाना ही है तो फिर भाग लो, लेकिन अगर फिर आपने ये कहा नहीं जी ऐसी चलने दो बेसिक्स से ही, भगाने का काम तो कभी भी हो जाएगा, भगाने की टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट, अब सुनो भाई क्लॉज क्या होता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा राम, क्या राम क्लॉज है, नहीं, राम एक अपने आप में सिर्फ क्या है, वर्ड है। मैंने कहा राम प्लेज, राम खेलता है, तो प्लेज क्या हो गया, ये भी एक वर्ड हो गया। ठीक है भाई, राम को हमने क्या कह दिया, सब्जेक्ट। क्या कह दिया भाई, राम को हमने क्या कह दिया, सब्जेक्ट। प्लेस को क्या कह दिया, वर्ब। और जब भी किसी में सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, क्लॉज। सर मुझे तो तुम एक बात बता दो, क्लॉज के लिए कौन कौन सी दो बातें जरूरी हैं। तो मैं कहूंगा कि क्लॉज के लिए दो शब्दों का होना जरूरी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सर अगर ऑब्जेक्ट भी हो जाए तो क्या क्लॉज नहीं होगा, तो भी क्लॉज होगा, कंप्लीट क्लॉज हो जाएगा, तब भी क्लॉज होगा। सर अगर सब्जेक्ट ना हो, सिर्फ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, क्या क्लॉज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सर क्या कंपलसरी है,
कंपल्सरी है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। ऑब्जेक्ट होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चाहिए क्लॉज बनाने के लिए, सब्जेक्ट और वर्ब। ये दोनों चीजें जरूरी हैं। ठीक है भाई। अंकित शर्मा कह रहा है सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आया। भाई या तो तुम परेशान करने के लिए खड़े हुए हो, एक बात मुझे बताओ, क्या बताया मैंने? किसी वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है तो वो होगा क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सॉरी, अगर किसी वर्ब में व्हाट मिल रहा है तो वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर किसी वर्ब में होम का आंसर मिल रहा है तो वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बता इसमें क्या चीज है? व्हाट का आंसर जो दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम का जो दे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें कौन सी नई खिचड़ी बनानी है भाई? सर हाँ जी, दिसंबर तक तो खींच दूंगा मैं, दिसंबर से तो पहले पहले खींच दूंगा। सामने वाली पार्टी का है लड़का। देख बेटे, यहां पार्टी वार्टी कुछ नहीं चलने वाली। यहां तो ये मान ले कि 2 मिनट लगेंगे ब्लॉक करने में, ठीक है, और किसी भी पार्टी के चक्कर में अपना नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना। बता भाई, इतनी सी बात नहीं समझ में अगर मैं कहूं कि 2 + 2 2 + 2 + 5 + 6 - 4, और तुम कह रहे हो सर ये समझ नहीं आया, है ना, और तुम्हें लग रहा है ऐसा करने से मैथ्स कठिन है, तो भाई मेरे भाई फिर तो तुम गलत डायरेक्शन में हो। इस बात को अपने जहन में रखो। फिर तो तुम पैसा ही गलत बर्बाद कर रहे हो। इस बात को ध्यान में रखो कि अगर तुमसे ये चीज नहीं आ रही है, भाई मैंने सीधी सी बात बताई कि अगर वर्ब में व्हाट का आंसर मिले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वर्ब में होम का आंसर मिले तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें ऐसा मत सोचना यहाँ पे कि मान लो कुछ भी कमेंट होता रहेगा, सर परेशान हो जाएंगे और ये सब कुछ। यहां तो 1 मिनट लगना है, क्योंकि एक बच्चे को निकालने में 1 सेकंड का समय लगेगा, एक बार ब्लॉक होगा और उसके बाद अपना कुछ भी करता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रख लेना। ऐसा मत करना कोई भी चीज डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए। ठीक है, बताओ क्या है इसमें, और एक नहीं 10-10 एग्जांपल करा रहा हूं। एक सेकंड। शी टॉट ऑनेस्टली, क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है? टॉट क्या है? वर्ब, पढ़ाना। क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है? हाँ भाई, हाँ भाई, कहां गया ये राठौड़ लड़का जो था? नहीं है। जब सबको पता है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर तो कैसे कह रहे हो कि हमें ऑब्जेक्ट निकालना नहीं आ रहा? भाई सीधा सा तो बताया है। अब देख ले, सी टॉट व्हाट, कुछ भी नहीं है। सी टॉट होम नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है।
जब व्हाट और whom का आंसर नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये किसका आंसर दे रहा है, हाउ का, कैसे पढ़ाया, और हाउ का जो आंसर दे वो क्या होता है, एडवर्ब। और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, या तो करता है नाउन या करता है प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, या तो करता है नाउन या करता है प्रोनाउन, एडवर्ब तो करता ही नहीं है। पता तुम्हें सारा है, फिर भी हम वहां की डिस्टरबेंस करना है, बच्चों का टाइम वेस्ट करना है। मैं बता रहा हूं ऐसी हरकत ना करो। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, दैट इंक्लूड्स, जिसमें क्या चीज कंपलसरी है, एक सब्जेक्ट का होना और एक वर्ब का होना। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। अ क्लॉज इज ओनली अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस का हिस्सा होता है, ठीक है। अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन क्लॉज। ये बात समझने की है, इसे मैं समझाऊंगा। जहां मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ सकती है, मैं तो आपके पूछने से पहले ही आपको बता देता हूं कि ये दिक्कत आ सकती है, इसीलिए मैं बिना डाउट के ही आपको क्वेश्चन बता रहा था कि ये देखो, जैसे ही मान लो मैंने एक सेंटेंस कहा, राम हेल्प्ड मी बट आई डिड नॉट हेल्प हिम। लेकिन मैंने उसकी सहायता नहीं की। राम हेल्प्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा क्लॉज, क्लॉज 1। आई डिड नॉट हेल्प हिम, ये हो गया हमारा क्लॉज 2। क्योंकि मैं क्लॉज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और इनको जोड़ने के लिए कौन आ गया, कंजक्शन। कौन आ गया मेरे भाई, इनको जोड़ने के लिए आ गया कंजक्शन। अब तुमसे कोई पूछे कि यहां से लेकर यहां तक, इसे तुम क्लॉज लिखोगे या सेंटेंस, कमेंट बॉक्स में मैं चाहता हूं आप लोग मुझे बताएं फटाफट कि यहां से यहां तक क्लॉज है, यहां से यहां तक दूसरा क्लॉज है ना, लेकिन ये यहां से लेकर वहां तक क्या है, बताओ। बिल्कुल सही, ये बात, यहां से लेकर यहां तक क्लॉज नहीं हो सकता, यहां से लेकर यहां तक क्या है, सेंटेंस। तो मुझे बताओ बड़ी यूनिट कौन सी होगी हमेशा, सेंटेंस या क्लॉज। अगर मैं कहूं एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, तो बड़े वाले सर्कल को सेंटेंस कहोगे या क्लॉज कहोगे, कौन सी चीज बड़ी हुई, बड़ी हुई सेंटेंस, कौन सी चीज छोटी हुई, छोटी हुई क्लॉज। तो एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं, ठीक है। एक क्लॉज के अंदर बहुत सारे सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। अब सपोज कर, ये तो तुझे समझ में आ गया कि दो क्लॉज हैं और ये एक सेंटेंस है। अब एक क्वेश्चन तेरा बच्चे ये हो सकता है कि सर अब आप एक बात बताइए, अगर सपोज करो इतना हो, राम हेल्प्ड मी, राम ने मेरी हेल्प की। अब सर आप मुझे एक बात बताओ, मैं इसे क्लॉज कहूं या सेंटेंस कहूं। तो मेरे भाई ये क्लॉज भी है और ये अपने आप में सेंटेंस भी है। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्लॉज एक सेंटेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक सेंटेंस एक क्लॉज ही है, क्लॉज इज इक्वल टू सेंटेंस, सही है, आगे ना समझ में। एक क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर हम एक से ज्यादा क्लॉज रख सकते हैं। बड़ा हमेशा कौन ही होगा, सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर ही तुम्हें क्या मिलेगा, क्लॉज मिलेंगे। बड़ी यूनिट होगी सेंटेंस, छोटी यूनिट होगी क्लॉज, ठीक है। अब जैसे एक से ज्यादा क्लॉज नहीं है, ये अकेला क्लॉज है, तो इस क्लॉज में इसे हम क्लॉज भी कह देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है, क्लॉज तो हो गया ये। लेकिन आप कहें सर ये सेंटेंस, तो ये सेंटेंस भी है, सेंटेंस भी है। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि बड़ी यूनिट क्या होगी, सेंटेंस होगी। इसीलिए अगर तुमने देखा हो, मैंने यहां डेफिनेशन में क्या लिखा है, मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि अ क्लॉज इज ओनली अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये सेंटेंस का हिस्सा होता है क्लॉज। और एक सेंटेंस के
मोर देन वन क्लॉज, एक सेंटेंस के एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। ठीक भाई, हाँ, वन सेंटेंस मे हैव मोर देन वन क्लॉज। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इस बार ध्यान से सुन लेना, ठीक है, उसके बाद रिपीट नहीं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। चलो रिपीट के लिए ये एग्जांपल आ गया बेहतरीन वाला। अब मुझे बताओ, आर्टिकल द से लेकर डिनाइड तक ये क्या तैयार हो गया आपका, क्योंकि सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो ये तो हो गया C1 क्लॉज 1। ही से लेकर और स्पॉट ऑफ द मर्डर तक ये क्या तैयार हो गया, C2। दैट जोड़ने वाला क्या हो गया, कंजक्शन। लेकिन आर्टिकल द से लेकर मर्डर तक, द से लेकर मर्डर तक, बताओ जल्दी से, आर्टिकल द से लेकर मर्डर तक सेंटेंस कहलाएगा या क्लॉज कहलाएगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। हाँ जी, बोलो फटाफट। हाँ भाई, आर्टिकल द से लेकर मर्डर तक ये पूरा क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा कहलाएगा सेंटेंस। और इस एक सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं, एक और एक, दो। ठीक भाई, आ जाओ दूसरे वाले में, बताओ सेकंड वाले में। राम टोल्ड मी, ये क्या हो गया, C1। ठीक है, अब देखना जरा, तुम्हें मजा आएगा बिल्कुल, और तुम बैठे बैठे कूदोगे, अरे वाह सर। देखो, राम टोल्ड मी ये हो गया तुम्हारा C1। आई हैड वर्कड हार्ड ये हो गया C2। आई वुड हैव पास्ड ये हो गया C3। तो कितने क्लॉज हो गए मेरे भाई, 3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। आई हैड वर्कड हार्ड C2, C2 और C3 को कौन जोड़ रहा है, C2 और C3 को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, C2 और C3 को, ध्यान से सुनो, C2 और C3 को जोड़ने का काम कौन सा कंजक्शन कर रहा है, C2 और C3 को जोड़ने का काम कौन सा कंजक्शन कर रहा है, C2 और C3 को जोड़ने का काम कौन सा कंजक्शन कर रहा है? ये बात देख बेटा, C2 और C3 को जोड़ने का काम कर रहा है इफ। ठीक है, अब इसको हटा दो, ये इतना हटा दो। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने कड़ी मेहनत की होती तो आई वुड हैव पास, तो मैं पास हो गया होता। तो C2 और C3 को कौन जोड़ रहा है, इफ जोड़ रहा है। अब आ जाओ, अब ये जो पूरा सेंटेंस है, ए यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, अगर मैं कहूं इतना आ जाओ, ये तो मैंने आपको बता दिया कौन जोड़ रहा है। अब इसको ध्यान से सुनना, ये इतना, ये यहां से इफ से लेकर पास्ट तक एक क्लॉज तो नहीं है, यानी कि एक से ज्यादा क्लॉज है, तो क्लॉज मैं कहूंगा तो एक और एक दो हो जाएंगे, लेकिन इतने से इतने को हम पूरा क्या कह देंगे, सेंटेंस कह देंगे। ये पूरा एक सेंटेंस तैयार हो जाएगा, और ये जो है अपने आप में एक क्लॉज हो गया। ठीक है, C1 कह देता हूं मैं इसको। अब मुझे बता, इसको, इस सेंटेंस को इस क्लॉज से कौन जोड़ रहा, हालांकि क्लॉज भी अपने आप में क्या ही होता है, सेंटेंस ही होता है। तो इसे बताओ जरा, सेंटेंस को और इस क्लॉज को, इफ इसी के साथ है, इफ इधर ही है, ठीक है, इसको और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? अब बताओ मुझे फटाफट, कौन कर रहा है जोड़ने का काम? अबे इफ तो ये चला गया ना इधर, इफ को तो इधर हटा दो सेंटेंस के साथ। ये बताओ मुझे, इसको यहां से लेकर और इसको, इतने को कौन जोड़ रहा है? हाँ, ये बात, तो इसको और इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दैट कर रहा है। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आया होगा दो कंजक्शन कैसे आए हैं वहां पर। सुन लो, C2 और C3 को कौन जोड़ रहा है? इफ। और फिर इस सेंटेंस को इस क्लॉज के साथ कौन जोड़ रहा है? दैट। तो इसलिए दो कंजक्शन आए हैं वहां पर। कभी तुम सोचो सर दैट और इफ एक साथ कैसे आ गए, ठीक, इसलिए मैं बताना चाह रहा था यहां पे कि आपको दिल और दिमाग को खोल देगा ये
सारे फेफड़े हिला के रख देगा। अब बताओ कैसा लगा? ये अच्छे अच्छे को नहीं पता होता ये क्या चल रहा है यहाँ पे। राधा आस्क्ड कृष्णा C1 इफ ही लव्ड हर C2, जोड़ने वाला कंजक्शन इफ, और ये यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा? सेंटेंस। सेंटेंस। सर आपके हाथ में महाकाल है? हाँ मेरे हाथ में महाकाल है। ठीक है भाई, लो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में कितने क्लॉज? अब तो मैं ऑर्डरली पूछूंगा, अब मैं तुम्हें देखूंगा। मुझे बताओ 4 में कितने क्लॉज हैं? 4 में क्लॉज कितने हैं? बताओ जल्दी से। 4 में कितने क्लॉज हैं? सर सेंटेंस किस टाइप का है ये कैसे पहचाने? इतना तंग है ये बच्चा, अजीब से क्वेश्चन पूछेगा जो नहीं हो रहा है। अबे अगला टॉपिक ये रहा, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। बेटा इस बार तेरी अगर हरकत ऐसी रही ना मैं ब्लॉक करा दूंगा, फिर मेरे से मत कहना सर ये क्या करवा दिया। वो वाली चीज पूछेगा जो नहीं चल रहा है, और जबकि पता है कि सर कुछ नहीं छोड़ने वाले। ठीक बेटा, क्लॉज कितने हैं? 2। ठीक है, ए तो हो गया हमारा C1 और ये यहां से यहां तक हो गया हमारा C2, और कंजक्शन इसे जोड़ने वाला जो है आफ्टर। सेंटेंस कितना है ये पूरा? 1। रवि एट पास्ता C1 और ये कितना हो गया? C2, और ये हमारा हो गया कंजक्शन, और सेंटेंस कितना है हमारा? 1। तो अब मुझे बताओ बड़ा कौन हुआ? जल्दी से बताओ बड़ा कौन हुआ? बताओ बड़ा कौन हुआ? बड़ी हुई सुषमा। छोटा कौन हुआ? छोटी उसकी बहन हुई। सी से कोई नाम रख दो। बड़ी का नाम रखते हैं सुषमा, छोटी का नाम सी से तुम बता दो क्या होगा। आज से ये लर्न हो जाएगा यहीं से हमें। इसका नामकरण बता दो जल्दी से। शीला रखें एस से। चल भाई एस फॉर शीला रख दिया। छोटी का नाम बता दो जल्दी से। छोटी का नाम होगा चंपा। ठीक है भाई, चंपा CHAMPA। तो भाई बड़ी बहन का नाम है शीला और छोटी का नाम है चंपा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा फिर हमें बच्चे जैसा नाम रखना पड़ेगा ना। चुन्नी, छोटी का नाम है चुन्नी, है चुन्नी, और शीला थोड़ा बड़ा सा नाम है ना। तो शीला की बहन चुन्नी, एस फॉर शीला सेंटेंस, सी फॉर क्लॉज चुन्नी। तो चुन्नी छोटी होती है। ठीक है जी, आ जाओ जरा। ठीक, तो बड़ी शीला है और छोटी है चुन्नी। अब आते हैं अगली कहानी की तरफ। सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सेंटेंस और इसके प्रकार। सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। देख भाई, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने बिल्कुल सही पूछा। मुझे ऐसे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं कि चैप्टर बेसिक्स वाला जो है, मतलब ये बेसिक कब खत्म होगा और चैप्टर कब से स्टार्ट होगा। तो कल जो है ना, कल सैटरडे है, कल होगा तुम्हारा टेस्ट, संडे को होगा तुम्हारा रेस्ट, और मंडे को मैं पूरा बेसिक कंप्लीट कर दूंगा। बेसिक कंप्लीट कर दूंगा, जितने की जरूरत है उतना सारा, बाकी तो चलता ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो पूरे लाइफ भर मतलब ग्रामर में ही चलता है। और मैं ट्यूसडे से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दूंगा, और सबसे पहला चैप्टर ही मैं वो उठाऊंगा जो किसी भी एग्जाम की जान होती है, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को खड़ी होती है उसी, और जो सबसे ज्यादा नंबर में आता है। जैसे वो एनडीए में भी मान लो 2 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, एयरफोर्स में भी 2 क्वेश्चन कम से कम रहते हैं, और आपका सीडीएस में 10 क्वेश्चन उसमें से आते हैं, एसएससी में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आईसीजी में आपका 2 क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा चैप्टर उठाऊंगा, ठीक है, और उसका किसी से कोई लेना देना नहीं होगा, उसमें सारे अपने कॉन्सेप्ट्स चलेंगे। ठीक है, तो परेशानी मत लो। उस चैप्टर का नाम है
प्रपोजिशन। क्यों करा रहा हूं मैं सर पहले प्रपोजिशन? मैंने टेंस क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मेरे बच्चे प्रपोजिशन शुरुआत में ही पढ़ लेगा ना, तो हर जगह प्रपोजिशन काम आएगा, हर जगह काम आएगा। इससे जुड़े होते हैं सारे चैप्टर्स, तो इसीलिए मैं प्रपोजिशन पढ़ाऊंगा। कोई भी चैप्टर तू पढ़ ले बेटा, कोई भी चैप्टर, उसका भरोसा नहीं है वो आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये वो चैप्टर है जो हर जगह आएगा, हर जगह आएगा। और हां, अगर मैंने इसे बाद में पढ़ाया ना तो तुम ऐसा हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, इतना लेंथी है। शुरू में ही पढ़ लोगे इसको तो शुरू में दिमाग फ्रेश रहेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रपोजिशन पढ़ सकते हो, तो इसलिए ध्यान रखना। मंडे को बेसिक्स खत्म कर दूंगा। है? नहीं नहीं ना। हाँ, सेकंड चैप्टर टेंस ले लूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो कोई सा ले लो। सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक समूह जिसकी एक सेंस बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब मुझे तुम एक बात बताओ, वर्क, ही मी, सॉरी, वर्क ही मी गेव, नहीं, अब ये जो लिखा है तुम्हारे सामने, क्या ये सेंटेंस है? अगर ये सेंटेंस है तो कहो यस सर, अगर ये सेंटेंस नहीं है तो लिखो नो सर, और इसका सही सेंटेंस बना के दिखाओ। और ये क्यों नहीं है? अगर ये सेंटेंस नहीं है तो क्यों नहीं है? सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, सब्सक्रिप्शन दोबारा लेना पड़ेगा? नहीं, क्यों दोबारा क्यों लेना पड़ेगा? एक बार ले तो लिया। ये सेंटेंस नहीं है, इसका सेंटेंस होगा ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे क्या दी? एक किताब दी। तो शब्दों का अरेंजमेंट जब मीनिंगफुल ऑर्डर में हो तभी उससे मिलके क्या बनता है? सेंटेंस। तो सेंटेंस की परिभाषा यह भी है कि व्हेन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, व्हेन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, तभी वो क्या बनाता है? सेंटेंस होता है। तभी इसने कहा कि शब्दों का एक समूह विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसकी एक सेंस निकल कर आए, तभी एक क्लॉज, सॉरी, तभी एक सेंटेंस बनता है। अदरवाइज एक सेंटेंस नहीं होता जब तक सेंस ना हो उसके अंदर। अगला है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आजा देख। एक होता है एसर्टिव, यहां लिखा होगा, देख बेटा, पहला है एसर्टिव। एसर्टिव क्या होता है ये अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। दूसरा है इंटेरोगेटिव, तीसरा है इंपेरेटिव, चौथा है ऑप्टेटिव, और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। फंक्शनल बेसिस पे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितना? एक बार फिर से देख ले, एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब मैंने पहले एसर्टिव ना उठा के ऑप्टेटिव उठाया है, और मैं किसी चीज को बिल्कुल अलग से कर रहा होता हूं तो उसका कोई मतलब होता है, उसका कोई रीजन होता है। ठीक है, तो मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस उठाया है। ऑप्टेटिव सेंटेंस उठाने का क्या मतलब है? ठीक है, और बेटे ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं द सेंटेंसेस, वो वाक्य दैट एक्सप्रेस ब्लेसिंग्स, जो आशीर्वाद देते हैं, प्रेयर देते हैं, मतलब किसी के लिए प्रेयर करते हैं, जिनमें विश करते हैं, या कर्स करते हैं, जिनमें किसी को श्राप देते हैं। द सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस, जो क्या एक्सप्रेस करते हैं? सॉरी, ब्लेसिंग्स, प्रेयर, विश या कर्स, या तो श्राप देना, या किसी के लिए कोई कामना करना, या किसी के लिए प्रार्थना करना, या किसी के लिए आशीर्वाद देना। ये सेंटेंस कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस।
अब मान लो आपने कहा मे गॉड ब्लेस यू, तो हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको ब्लेसिंग्स दे, तो हम क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसको, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, ये क्या हो जाएगा आपका, कैसा सेंटेंस बनेगा ये, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, अब मान लो कल को शादी हो जाए आपकी और मैं आपको बधाई देना आऊंगा, मैं कहूंगा विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, तो हाँ जी, तो कौन सी प्रॉब्लम होगी बताओ, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, प्रॉब्लम बोल रहा हूं, कौन सा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। लॉन्ग लिव राहुल गांधी, तो हम राहुल गांधी के लिए कामना कर रहे हैं कि भाई भगवान करे वो लंबा जिए, है ना, तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। गो टू हेल, गो टू हेल, नर्क में जाओगे तुम, है ना, तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू डाई सून, आपने किसी का दिल तोड़ दिया, वो तुरंत एकदम से क्या बोलेगी आपसे कि भगवान करे तो जल्दी मरेगा, है ना, तो ये हो गया कर्स। ठीक, तो इसका मतलब हमने देखा किसी सेंटेंस में या तो हम प्रेयर या विशेस, है ना, या फिर आप किसी के लिए कर्स, ये सब जो है इंपेरेटिव सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मेरे भाई, इंपेरेटिव वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, द सेंटेंसेस इन विच, वो सेंटेंसेस जिनमें वी आस्क समवन, वी आस्क्ड, ईडी हटा देना, प्रेजेंट में लिखेंगे, वी आस्क समवन, जिनमें हम किसी से क्या कहते हैं, टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जिनमें किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, हे चल पानी लेके आ, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, जिनमें किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। कुछ लोग ऐसे नहीं समझते, तो फिर मेरा उनको समझाने का दूसरा तरीका है कि जिन वाक्य में हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, एडवाइस देते हैं, वार्निंग देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रोहिबिशन मना करते हैं, उन सेंटेंस को भी हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब किसी को तुम ये बात ऑर्डर से कह दो, किसी को कमांड से कह दो, या किसी को रिक्वेस्ट से कह दो, लेकिन बात तो एक ही है, किसी को कुछ करने के लिए कहना। ठीक है, अब मैं तुम्हें दो सेंटेंस दे रहा हूं, राम गोज टू स्कूल, और एक है राम गो टू स्कूल। इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस जो है, कौन सा सेंटेंस इंपेरेटिव है, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा सेंटेंस इंपेरेटिव है? हाँ जी, आ बेटी देख बेटा, इसमें पहले वाला जो है वो इंपेरेटिव नहीं है, दूसरे वाला इंपेरेटिव है। क्यों? अगर तुम मान लो, अब आपको कहे सर इसमें तो सब्जेक्ट भी है, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो मैं एक मिनट को इसको हटा देता हूं, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, तो मैं किसी को स्कूल जाने के लिए कह रहा हूं, बस मैंने उसका नाम से उसे हिंट दे दिया, राम गो टू स्कूल, चल स्कूल जाए नालायक। तो इसका मतलब मैं यहां पर किसी को कुछ करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन राम स्कूल जाता है, मैं राम के बारे में आपको बता रहा हूं, राम को स्कूल भेज नहीं रहा हूं, तो यहां पर ये इंपेरेटिव नहीं होगा। तो जब भी हम किसी को कुछ करने के लिए कहेंगे तभी वो इंपेरेटिव होगा। अब जैसे पहला सेंटेंस, पहले सेंटेंस में हमने उसे क्या करने के लिए बोला मेरे भाई, वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, हमने उसे कहा हे ध्यान से चल, क्या कर रहा है, डू नॉट स्मोक हेयर, अब कोई खड़ा हुआ है ना, लगा रहा है धुआं, तो हम उसे यहां धूम्रपान नहीं करना, तो ये इंपेरेटिव। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, यहां किसी को कुछ करने के लिए कह रहे,
ये अपनी जो सराउंडिंग्स है इसको साफ रखो, अपने वातावरण को साफ रखो, आसपास का जो माहौल है इसे साफ रखो। सेव गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ, तो हम कह रहे हैं भैया बेटी बचाओ, बेटियों को बचाओ, ठीक है। गो अवे, जाओ यहां से। काइंडली हेल्प मी, किसको कह रहे हैं प्लीज यार मेरी हेल्प कर दे, तो कह रहे हैं प्यार से, लेकिन कह तो रहे ना कुछ करने के लिए, ठीक है। बी हैप्पी, किसको कह रहे हैं खुश रहे भाई, खुश रहे, इस दुनिया में कुछ नहीं है, खुश रहे, तो किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं। स्टैंड एट ईज, आराम से खड़े हो जाओ। स्टैंड एट ईज मतलब स्टैंड कंफर्टेबली, आराम से खड़े हो जाओ, तो किसी कह रहे हैं भाई आराम से खड़ा हो जा, परेशान मत हो, ठीक है। तो किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं। डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ, तो किसी को मना कर रहे हैं कि भाई वहां नहीं जाना, ठीक है, एक्शन करने के लिए कह रहे हैं कि वहां नहीं जाना। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर मेडिसिन लो, तो किसी को कह रहे हैं समय पर मेडिसिन लो, कुछ करने के लिए कह रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, लुक अप टू योर एल्डर्स, अपने बड़ों का क्या करो, लुक अप टू योर एल्डर्स, अपने बड़ों का लुक अप टू मतलब रेस्पेक्ट, लुक अप टू मींस रेस्पेक्ट, अपने बड़ों का क्या करो, सम्मान करो, तो हम कह रहे हैं किसी को कि भाई सम्मान करो, किसी को करने के लिए कह रहे हैं, ये भी इंपेरेटिव। लुक इनटू दिस मैटर, लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट, तो कह रहे हैं भाई इस मुद्दे की क्या करो, छानबीन करो, क्या करो, इस मुद्दे की छानबीन करो। लुक इनटू दिस मैटर मतलब इन्वेस्टिगेट करो, इस मुद्दे की छानबीन करो। नहीं, बी हैप्पी ऑप्टेटिव नहीं है, ठीक है। रन फास्ट, तेज दौड़ो, किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं। ईट लेस, कम खाओ, लेस्ट नहीं तो योर टमी शुड गेट अपसेट, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, तुम्हारा पेट जो है अपसेट, टमी, टमी पेट को कहते हैं, और टमी अपसेट होता है तो पेट खराब हो जाता है। नहीं तो यू शुड गेट अपसेट, सॉरी योर टमी शुड गेट अपसेट, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। यू हैव पुट ऑन वेट, तुम्हारा वजन बढ़ गया है, पुट ऑन वेट का मतलब है वजन बढ़ना। यू आर प्लम्पी, तुम प्लम्पी हो गए हो, प्लम्पी लोग कैसे होते हैं, मोटे, मोटे लोग मतलब चबी या कॉर्पुलेंट, ये इनके लिए सिनोनियम लिख देते मैंने यहाँ पे। और पुट ऑन वेट का मतलब होता है वजन बढ़ना। ईट लेस, कम खाओ, नहीं तो योर टमी शुड गेट अपसेट, टमी किसको कहते हैं हम लोग, पेट को कहते हैं, तुम्हारा जो पेट है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। अब इस सेंटेंस में, हाँ एक बच्चा कह रहा है सर इसमें फास्ट क्या है, तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। इस सेंटेंस में यहां से सुना, ईट लेस, कम खाओ, सिर्फ इतना जो है ये इंपेरेटिव है, इतना किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं। बाकी तो ये सब जानकारी मैंने यहां से एक्स्ट्रा में ऐड की है, जिससे कि तुम्हें वो कैफ वगैरह दो चार और पेट खराब होने के लिए वर्ड मिल जाए, ठीक है। बाकी सिर्फ इतना है, कम खा नालायक, क्या मुंह में रसगुल्ले रसगुल्ले भर के खड़ा हुआ है, शादी में ऐसे ही तो करते हैं। तो इसका मतलब जो ईट लेस है ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ईट लेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं मेरे भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, हाँ जी, टेस्ट यहीं मिलेगा इसी में ही, सुनो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है दैट एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करता है इमोशंस को, एक्सप्रेस करता है किसको, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि एक्साइटमेंट उत्तेजना, आश्चर्य सरप्राइज, खुशी हैप्पीनेस, एंगर गुस्सा, एंड और एंड्स विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, और इसमें क्या लगता है, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगता है, उसी को कहते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाँ जी, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, डेटा की प्रॉब्लम है यार, डेटा की प्रॉब्लम मैंने कल बोली तो थी इन लोगों को, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये चाह क्या रहे हैं, कल भी बोला मैंने। हुँ? तो मीडियम में देख रहे हो, लो में या हाई में,
गोलू तो कह रहा है सब सही है। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, मैं खुद ऐप खोल के अपने मोबाइल में एक बार चेक करूंगा कि कितना डाटा खर्च हो रहा है, कैसे हो रहा है, और मैं खुद एक बार चेक करके, ठीक है, तब मैं उनको बताता हूं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो देखा जाएगा उसका भी। देख बच्चे, पहला सेंटेंस है हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, कितनी सुंदर बारिश है। ठीक है, तो आप एकदम से इमोशंस आपके निकलते हैं, तो ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी साइन। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है ये। ठीक है, गुस्सा आ गया आपको, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी साइन। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए हैं, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कई बार बच्चे पूछते हैं सर हुर्रे क्या है, तो हुर्रे सीडीएस में पूछा था उसने, ये है, क्या है ये बताओ क्या है, ये है इंटरजेक्शन, क्योंकि ये मात्र एक क्या है, वर्ड है, अकेला वर्ड है, और ये पूरा क्या है, पूरा मिलके क्या बनाएगा, सेंटेंस, तो ये कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला है गुड हेवंस हाउ शी हैज ग्रोन, गुड हेवंस हाउ शी हैज ग्रोन, आश्चर्य की बात है वो कितनी बड़ी हो गई है। देखो भाई, गुड हेवंस अगर तुमसे पूछे तो आप कहोगे सर गुड हेवंस तो है इंटरजेक्शन, लेकिन जब बात आती है हाउ शी हैज ग्रोन को भी ऐड करने की, तो ये इसमें हैज मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक्सक्लेमेटरी वाक्य में WH वर्ड के बाद व्हाट या हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, वो इंटेरोगेटिव में आती है, तो इसके बाद पहले शी आएगा और शी के बाद फिर आएगा हैज। ठीक है, तो गुड हेवंस हाउ शी हैज ग्रोन, ये बनेगा। गॉड आई एम इन हेवन, स्वर्ग में आ गया हूं मैं तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा फिर से गॉड, ये क्या हो जाएगा आपका इंटरजेक्शन, और ये क्या हो जाएगा पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। ठीक भाई, हाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लो में देख रहे हैं फिर भी 1 घंटे में 1 GB लग जा रहा है। मीडियम करने का ऑप्शंस नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, आता है मेरे भाई, आता है भाई, आता है। नेक्स्ट, वेट वेट वेट, वो बुल जो है टूटा हुआ है, तो आप सडन इमोशन शो कर रहे हो, सरप्राइज, तो ये हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओ माय गॉड, ये पूरा एक साथ है, कॉमन नहीं है। ओ माय गॉड वुड यू स्टॉप हियर, तुम यहां रुकोगे आज हमारे साथ, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी साइन। हे नो स्मोकिंग हेयर, ये इन हट जाएगा ऐसे, हे नो स्मोकिंग हेयर, यहां कोई धूम्रपान नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो यहां पर, सडन इमोशन शो कर रहे हो, तो ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। यू आर लेट अगेन, तुम फिर से लेट हो गए हो यार, है ना, सडन इमोशंस। शी एक्चुअली वॉन, वास्तव में वो जीत गई है, तो आप सरप्राइज रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये सारे क्या हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। कैसे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला है एसर्टिव सेंटेंस। हम एसर्टिव सेंटेंसेस को ही क्या कहते हैं, एसर्टिव सेंटेंसेस को ही हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कुछ लोग इन्हें डिक्लेरेटिव बोलते हैं और कुछ लोग एसर्टिव बोलते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब को ही लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे हमारा स्कूल का नाम होता है रोहन और घर का नाम होता है चिंटू, रोहन का नाम ही है चिंटू। सर इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी में क्या डिफरेंस है, देख मेरे भाई, इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है और एक्सक्लेमेटरी वर्ड शब्दों का समूह होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो शब्दों का एक समूह है, और इंटरजेक्शन सिर्फ क्या है, एक वर्ड है। ठीक भाई, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में डिफरेंस, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में डिफरेंस ये है बेटा
कि ऑप्टेटिव में आपने देखा कि वहां पर चार ही बातें होती हैं, या तो श्राप देना है किसी को, या आशीर्वाद देना है, या प्रेयर करनी है, या विश करनी है। और यहां ना किसी को हम श्राप देते हैं, ना प्रेयर करते हैं, ना विशेस देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम इमोशंस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। असर्टिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं इन विच, जिनमें वी गिव इंफॉर्मेशन, जिनमें हम क्या देते हैं, जानकारी देते हैं, या अपना ओपिनियन देते हैं, या हम कोई स्टेटमेंट देते हैं। क्या देते हैं, ओपिनियन देते हैं या कोई हम स्टेटमेंट देते हैं, वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे सपोज कर मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, तो मैंने राम के बारे में अपना क्या दे दिया, ओपिनियन दे दिया, तो ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि पहला एग्जांपल, ही सिंग्स एंड डांस, तो हमने ही के बारे में एक स्टेटमेंट दिया कि वो नाचता भी है और डांस भी करता है। ही इज एक्सूबरेंट, अब एक्सूबरेंट क्या होता है, हमने ही के बारे में बता दिया, ओपिनियन दे दिया कि ही जो है बहुत ही चीयरफुल बंदा है, CHEERFUL, चीयरफुल मतलब एनर्जेटिक बंदा। ठीक है। द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है, आसमान के लिए हमने स्टेटमेंट रख दिया। देयर इज अ हंकी डोरी सिचुएशन इन माई विलेज, हमने अपने गांव के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया कि वहां पर हालात कैसे हैं, वहां पर हंकी डोरी सिचुएशन है, यानी कि एवरीथिंग इज पीसफुल, या ये मतलब ये लिखो एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन ये ईडियम है, एवरीवन इज हैप्पी, जहां हर व्यक्ति खुश हो उसे हम लोग कहते हैं, उस जगह को कहते हैं हंकी डोरी सिचुएशन। क्या कहते हैं, हाँ डाटा के लिए भाई मैं करता हूं जरूर, कुछ ना कुछ बात करता हूं। ठीक है, उसे हम कहेंगे हंकी डोरी सिचुएशन। पांचवा, ही गॉट अंडर माई स्किन, ही गॉट अंडर माई स्किन, तो गेट अंडर समबडीज स्किन का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना। तो हमने ही के बारे में ओपिनियन दे दिया कि यार ही जो है ना वो मुझे बहुत इरिटेट करता है, तो इसका मतलब होता है इरिटेट। गेट अंडर समबडीज स्किन का मतलब होता है टू इरिटेट समवन, किसी को क्या करना, इरिटेट करना। क्या करना, इरिटेट करना। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा ये 6 क्वेश्चन नहीं है, ये तो सिर्फ ईडियम है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। गेट अंडर समबडीज स्किन का मतलब क्या होता है, अलग से ये आप लिख लेना कि गेट अंडर समबडीज स्किन का मतलब होता है किसी को क्या करना, इरिटेट करना। क्या करना भाई, इरिटेट करना, किसी को तंग करना, परेशान करना, ये कहलाता है गेट अंडर समबडीज स्किन, टू इरिटेट समवन। ठीक, ये ईडियम आ गया। अब असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं मेरे भाई, असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार हैं, पहला है पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव। पॉजिटिव को ही हम कहते हैं अफर्मेटिव और इसी को कहते हैं निगेटिव, यानी कि किसी के बारे में ओपिनियन हम पॉजिटिवली भी दे सकते हैं और निगेटिव भी दे सकते हैं। कैसे, ही इज कॉर्पुलेंट, वो मोटा है, ही इज नॉट कॉर्पुलेंट, वो मोटा नहीं है। तो मैंने अपना ओपिनियन दिया पॉजिटिव, तुमने दे दिया निगेटिव, तो इसका मतलब ओपिनियन, और ओपिनियन किस में दिया जाता है, असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के हुए, पॉजिटिव और निगेटिव, सिर्फ 2 होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। अब लास्ट में आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन सा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और मैं तुम्हें आज घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं, कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आज होमवर्क में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है भाई, 1 घंटे में 300 MB चली जाती है। करते हैं यार इसका, अब ये PDF में डलवा रहा हूं, ठीक है भाई, PDF अपलोड करवा रहा हूं, ये देख लो, ये तुम्हें पढ़ना है, सिर्फ पढ़ लेना एक बार, क्योंकि आगे तो मैं कराऊंगा इसको। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक, ये सारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए है। अच्छा ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव फिर से आ गया इसमें, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हिंदी में भी डेफिनेशन लिख रखी है।
तुम्हारे लिए तो बढ़िया ही हो जाएगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक बार फिर से आ गया, ठीक है, तो तुम्हारे लिए तो बढ़िया ही हो जाएगा। अनारकली लाफ लाउडली, है ना। ठीक है, ये तुम्हारे लिए सही हो गया, एक बार फिर से आ गया। लार्जर यूनिट सेंटेंस और स्मॉलर यूनिट क्लॉज, तो तुम लोगों के लिए तो बढ़िया हो गया, ये दूसरी बार आ गया, है ना। गजब, मजा आ गया तुम्हारे लिए। पिछले वाली पीडीएफ में सारा कुछ अपलोड है। देख, ये वाली पीडीएफ ना, ये जिसके पास है इसका मतलब है उसके पास सब कुछ है, ठीक। देख बेटे, ये देख पीडीएफ कहां से स्टार्ट हो रही है, ये फर्स्ट डे से स्टार्ट हो रही है, देख रहा है, फर्स्ट डे से। तो आज ये पूरी अपलोड हो जाएगी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी अपलोड हो जाएगी। तो अगर ये तुम्हारे पास है तो पीछे की ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ही सारा कुछ डलवा दिया है, ठीक है। देख, इसमें सारे हैं, ठीक है। तो ये वाली मैं अपलोड करवा रहा हूं अभी, ठीक। ले भाई, इसे ग्रुप में डाल दे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, पागल है क्या, मेरे पास कर दे, चल मैं उसमें अपलोड करवा देता हूं। हाँ, ठीक है भाई। टेस्ट किसका होगा? टेस्ट वोकैब का होगा, ग्रामर का अभी टेस्ट नहीं ले रहा हूं, टेस्ट वोकैब का होगा, सिर्फ टेस्ट होगा, सिर्फ वोकैब का। कल स्टोरी नंबर 1 होगा, लेकिन कल लेवल बढ़ के आएगा, ठीक है भाई, कल लेवल बढ़ के आएगा, समझ रहे हो ना। कल वोकैब स्टोरी नंबर 1 का टेस्ट होगा, लेकिन फिर से उसमें नए क्वेश्चन आएंगे जुड़ के, मतलब जो पढ़ लिए वो तो होंगे ही होंगे, प्लस उससे हटके थोड़े से डालूंगा। तो कल वोकैब का एक और टेस्ट होगा, क्योंकि मंडे से नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग वोकैब की स्टोरी नेक्स्ट, यानी कि वोकैब फिर से स्टार्ट कर देंगे। इसका टेस्ट मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं, ग्रामर वाली का भी, क्योंकि अभी बेसिक बचा हुआ है। जब पूरा बेसिक पूरा हो जाएगा फिर उसके मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा बना के, तब उसको कंप्लीट करना। तो अभी तो इसके लिए रिवीजन करना है बस, और वो कैब का कल टेस्ट होगा, ठीक मेरे भाई। और तुम्हारी समस्या मैं बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे ये लोग, ठीक है, नहीं करेंगे तो मैं कुछ दूसरा इलाज दूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ज्यादा दिन समस्या में नहीं रख सकता, ठीक मेरे भाई। तो एक बार लव यू आप सभी को, बहुत बहुत सारा प्यार। मोटिवेशन के लिए मैं एक ही बात कहता हूं कि जिसके सपनों में जान होती है ना, और जिसके सामने वर्दी खड़ी हो, जिसके सामने लक्ष्य खड़ा हो, मोटिवेशन की जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ती। इस बात को ध्यान में रख लेना। अगर मुझे कल गाड़ी में बैठना है, मुझे कल आसमान में उड़ना है, तो उसके लिए पंख मुझे ही फैलाने पड़ेंगे, कोई दूसरा मेरे लिए काम करने नहीं आएगा। तो बस अपने कंधों पे, अपनी बाजुओं में ताकत रखो, अपने सपनों में जान रखो, ठीक है। किसी दूसरे के दम पे नहीं हो सकता, जिंदगी में खुद ही लड़ना पड़ता है, ठीक मेरे भाई। तो बस यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।